नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सामान्य हिंदी हिंदी व्याकरण का दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर 39। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है ये दोस्तों हमारी 39वीं क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 38 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं सामान्य हिंदी हिंदी व्याकरण से। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, एकदम प्रॉपर तरीके से प्ले लिस्ट बना दिया है, सभी क्लासेस क्रम वाइज मिल जाएंगी। तो आप लोग जाइएगा और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाइएगा। प्रत्येक वीडियो में सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। संपूर्ण हिंदी का रिवीजन है, सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से लगाएं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा जरूर दें। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉप 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। संडे स्पेशल क्लास है, टॉप 40 क्वेश्चंस के साथ होगी। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग एंड तक जरूर देखें, प्रत्येक क्वेश्चन को जरूर लगाएं और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा रहा, क्वेश्चंस कैसे रहे, आपका स्कोर क्या रहा, आपने 40 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। ठीक है, यूपीएसआई और यूपीपी के लिए रामबाण क्लास है। वैसे आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, जैसे पैट का एग्जाम हो गया, एस्टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, बीपीएससी TRE 4, रीट, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपीपी, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है क्लास। तो क्लास को एंड तक देखिएगा, अंत तक बने रहिए क्लास में, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्लास है, तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पर कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है। गोविंद मिश्र को, कैलाश बाजपेयी, काशीनाथ सिंह को, या दोस्तों उदय प्रकाश को। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सभी क्वेश्चंस एकदम सेलेक्टेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, रामबाण साबित होंगे। तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाएं। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और प्रयास अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार क्लास होगी, तो क्लास में आराम से बैठ जाइए, कॉपी और पेंसिल साथ में ले लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको हम डिस्कस करते चलेंगे, तो आप लोग नोट डाउन करते जाना। ठीक है, परिभाषाएं होंगी, उनको आप लोग नोट डाउन करते रहिए। क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट का हमारा सिस्टम है, तो क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करते चलेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था, ठीक है, ये दिया गया था आपका दोस्तों उदय प्रकाश को। ठीक है, मोहनदास के लिए इनकी दोस्तों एक रचना थी मोहनदास, उसके लिए इनको दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सन 2010 में। ठीक है, उदय प्रकाश को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। यूपीपी के लिए रामबाण क्लास है, यूपीएसआई के लिए रामबाण है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। राजश्री, ठीक है दोस्तों, अमृत राय का, शकुंतला माथुर का, राम कुमार वर्मा, या दोस्तों जयशंकर प्रसाद का। राजश्री 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 किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। तो दोस्तों ये आपका जयशंकर प्रसाद का माना जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, घी खिचड़ी होना, घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताइए। कहावतें पूछी जाती हैं, ठीक है, मुहावरे पूछे जाते हैं, लोकोक्तियाँ पूछी जाती हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। और भर भर के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखें, और बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताइए। तो दोस्तों इसमें हमारा जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों खूब घुलना मिलना। ठीक है, खूब घुलना मिलना, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पंच की दुहाई, मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, पंच की दुहाई, मुहावरे का अर्थ बताना है दोस्तों। पंच की दुहाई, मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों। झगड़ा करना, क्रोधित होना, सहायता की पुकार, या दोस्तों प्यार करना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, पंच की दुहाई। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है दोस्तों, सहायता की पुकार। ठीक है दोस्तों, सहायता की पुकार, इसका अर्थ यही होगा।
ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, अपने तक ही सीमित ना रखें, ठीक है दोस्तों। अपने साथ साथ सभी का भला करें, सारी चीज़ें निःशुल्क हैं, तो आप लोग वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जो भी क्लासेस दोस्तों आपकी टाइम टू टाइम अपलोड होंगी चैनल पर, ठीक है, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस ऑन रखिएगा, ठीक है। जो भी क्लास अपलोड होगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। क्लास की जो टाइमिंग है, टाइमिंग जो है क्लास की दोस्तों हमारी 8:30 बजे रोजाना क्लास होती है शाम को PM में, ठीक है, 8:30 बजे। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 वर्ण किसके योग से बना है। 6 वर्ण जो है ये दोस्तों आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो 4 होती है, छ, त्र, ग और श्रमक वाला श्री, ठीक है। तो 6 जो है ये दोस्तों आपका क और श से मिलकर बनता है, ठीक है दोस्तों, आधा क और दोस्तों श, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ मतलब होंठ से, ठीक है दोस्तों, गे, ते, चे या पे। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ दोस्तों आपका ये पे वर्ग जो होता है, पे वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण होते हैं हमारे, जितने भी व्यंजन होते हैं, सभी का उच्चारण स्थान दोस्तों ओष्ठ होता है। क्या होता है दोस्तों, ओष्ठ होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है दोस्तों, पे वर्ण का जो उच्चारण स्थान होगा वो दोस्तों क्या होगा, ये दोस्तों आपका ओष्ठ होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। समूहवाचक संज्ञा बताना है, ठीक है दोस्तों। जहां पर किसी समूह का बोध हो वहां पर दोस्तों समूहवाचक संज्ञा होती है। तो राम, हिमालय, अनाज या दोस्तों सेना। तो सेना क्या है दोस्तों, सेना बहुत सारे लोगों का एक समूह होता है, बहुत सारे फौजी होते हैं सेना में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सेना जो शब्द है ये दोस्तों कैसा शब्द है, ये आपका दोस्तों समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा। राम क्या है, राम दोस्तों आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और दोस्तों अनाज क्या है, ये दोस्तों आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि अनाज में दोस्तों, अनाज जो है एक जाति है, उसमें कई बहुत सारे अनाज आते हैं, ठीक है। मक्का हो गया है ना, गेहूँ हो गया, ये सभी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, संज्ञा शब्द बताना है, ठीक है दोस्तों। क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध या दोस्तों क्रोध। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो दोस्तों इसमें संज्ञा जो शब्द है ये दोस्तों आपका क्रोध है। क्रोध क्या है, ये दोस्तों आपका संज्ञा शब्द हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। बचत, हानि, प्यास या बचत। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपका वचन है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट है दोस्तों, वचन, ठीक है। वचन जो शब्द है ये दोस्तों आपका पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। हिंदी में लिंग जो होते हैं, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों हिंदी में आपके 2 लिंग होते हैं, ठीक है दोस्तों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, स्त्रीत्व का बोध कराते हैं, है ना, स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जो पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं, पुरुषत्व का बोध कराते हैं, वही दोस्तों हमारे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो हानि हो गया, प्यास हो गया, बचत हो गया, ये सभी दोस्तों आपके कैसे शब्द हैं, ये दोस्तों आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा, नोट डाउन रखिएगा, ठीक है। तो बचत कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। बुढ़िया का बहुवचन बताना है। हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो दोस्तों हिंदी में जो वचन होते हैं वो दोस्तों आपके 2 होते हैं, ठीक है दोस्तों। हिंदी में वचन कितने हैं होते हैं, 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, याद रखिएगा। तो बुढ़िया जो शब्द है हमारा, बुढ़िया का जो बहुवचन होगा वो दोस्तों बुढ़िया होगा। क्या होगा दोस्तों, बुढ़िया होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ धमाकेदार क्लास है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और लास्ट में मैंने 10 क्वेश्चंस ऐसे डाले हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस हैं। उसमें आपके हिंदी वर्णमाला से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, भाषा से भी मिलेंगे और रचनाओं से भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस डाले हैं, तो पेशेंस रखिए, वीडियो के लास्ट तक जरूर पहुंचिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को जरूर लगाइए, ठीक है। पूरा मॉक टेस्ट लगा करके उठिए अगर आप लोग ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, है ना, UPP या UPSI की,
ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूंगा। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है दोस्तों, सर्वनाम पूछा है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों सर्वनाम, पहले सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम दिल्ली जाता है, तो राम की जगह अर में लगा दूं वह दिल्ली जाता है, तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। राम क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पर वो शब्द हमारा प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से तो इनको आप लोग याद रखिएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम, इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूंगा, कर लेता हूँ, सॉरी, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इसमें दोस्तों हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि निजता का बोध हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई कार्य हम स्वयं कर रहे हैं, निजी तौर पर कर रहे हैं, तो निजता का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? ठीक है, हर्ष हो गया, घृणा हो गया, दुख हो गया, पीड़ा हो गया इत्यादि, ये जो शब्द हैं इनको व्यक्त करने के लिए करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है, निपात कहा जाता है, या दोस्तों विस्मय आदि बोधक कहा जाता है। तो जितने भी दोस्तों आपके हर्ष हो गया, घृणा हो गया, ये सब शब्द होते हैं, ये दोस्तों आपके विस्मय आदि बोधक होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये विस्मय आदि बोधक, ये चिन्ह भी होता है, इसमें लगा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चाहे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, वह परसों ही जाने की तैयारी में है, वह परसों ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में परसों किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण बताना है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। वह परसों ही जाने की तैयारी में है, तो परसों क्या है? परसों दोस्तों स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा क्या? कालवाचक होगा, रीतिवाचक होगा, या परिमाणवाचक होगा? तो दोस्तों परसों है ना, जितने भी दिन हैं है ना, ये सभी दोस्तों आपके परसों हो गया, कल हो गया, शाम हो गया, ये सभी दोस्तों आपके काल को दर्शाते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, कालवाचक विशेषण क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मुक्ता शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? मुक्ता जो शब्द है इसका तद्भव बताना है। मुक्ता कैसा शब्द है? तो दोस्तों मुक्ता जो है ये दोस्तों आपका तत्सम शब्द है। कैसा है दोस्तों? तत्सम शब्द। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं, जिनको हम ज्यों का त्यों, जैसे हैं वैसे के वैसे ही हिंदी में प्रयोग करते हैं, धड़ल्ले से बोले जाते हैं, धड़ल्ले से लिखे जाते हैं, वही दोस्तों हमारे क्या होते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनको हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के, तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको हम परिवर्तित करके, जिनका रूप बदल करके हिंदी में प्रयोग करते हैं, उनको दोस्तों हम तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उनको दोस्तों हम तद्भव कहते हैं, याद रखिएगा। तो हमसे पूछा है मुक्ता शब्द का तद्भव क्या होगा? मुक्ता शब्द का, तो मुक्ता का दोस्तों आपका मोती होगा। क्या होगा दोस्तों? मोती होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किवाड़ शब्द इनमें से क्या है? किवाड़ है ना, तद्भव है, तत्सम है, देशज है, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों किवाड़ जो शब्द है ये दोस्तों आपका कैसा शब्द है? ये दोस्तों आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग बताना है? ठीक है दोस्तों, अतियु है, अति है, उक्ति है, या ती है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों अतियुक्ति। अतियुक्ति, युक्ति जो शब्द है इसमें दोस्तों हमारा अतियुक्ति, युक्ति जो शब्द है ये दोस्तों आपका मूल शब्द है, और दोस्तों इसमें हमारा अति उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अति उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, तो युक्ति इसमें दोस्तों हमारा मूल शब्द है, और अति क्या है? अति दोस्तों इसमें हमारा उपसर्ग है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पवित्र शब्द का संधि विच्छेद पूछा है हमसे, पवित्र का। ठीक है, तो पवित्र शब्द की जो संधि विकसित होगा वो दोस्तों आपका पौधन इत्र होगा। क्या होगा दोस्तों? पौधन इत्र, याद रखिएगा, पौधन इत्र होगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हमारा डी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी पौधन इत्र। इसमें दोस्तों आपकी अयादि स्वर संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें अयादि स्वर संधि है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अयादि स्वर संधि। संधि
स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों स्वर संधि के हमारे प्रकाश डाल लेते हैं हम। मुख्य रूप से जो संधियाँ होती हैं, मुख्य रूप से जो संधि होती है वो दोस्तों आपकी 3 प्रकार की संधि होती हैं। ठीक है दोस्तों, पहली है दोस्तों आपकी स्वर संधि, दूसरी है दोस्तों आपकी व्यंजन संधि, और तीसरी होती है दोस्तों आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, ये 3 प्रकार की हमारी संधियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, संधियाँ। तो स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो दोस्तों आपके 5 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 भेद होते हैं। यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, और दोस्तों एक होती है आपकी अयादी स्वर संधि। ठीक है, इनको आप लोग याद रखिएगा, 5 भेद होते हैं इनके स्वर संधि के। ठीक है, तो पवित्र का जो संधि विकसित होगा दोस्तों आपका पौधन इत्र होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उद्घाटन का संधि विकसित है। उद्घाटन में संधि विकसित पूछा है, उद्घाटन। ठीक है, तो उत्धन घाटन। ठीक है दोस्तों, इसका संधि विकसित क्या हो जाएगा? उत्धन घाटन। तो बी ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है उद्घाटन। इसमें दोस्तों हमारा व्यंजन संधि है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। किसका है दोस्तों? व्यंजन संधि का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अठकोना में कौन सा समास है? अठकोना, जिसके 8 कोने हो, है ना, अठकोना, 8 कोनों का समूह या जिसके 8 कोने हो। तो इसमें दोस्तों पहला पद क्या है दोस्तों? 8 क्या है? पहला पद दोस्तों हमारा संख्यावाचक है। कैसा है दोस्तों? संख्यावाचक शब्द है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक होता है वो दोस्तों हमारा द्विगु समास का उदाहरण होता है। ठीक है, उसमें द्विगु समास होता है, याद रखिएगा। चौराहा हो गया, है ना, अठकोना हो गया, चवन्नी हो गया, अठन्नी हो गया, है ना, ये सभी जो शब्द हैं ये दोस्तों आपके द्विगु समास के उदाहरण हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब तक दादा, याद रखिएगा, अब तक दादा। ठीक है, ये ट्रिक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आ से अभिभव समास, बा से बहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष, और का से कर्मधारय समास, दा से द्वंद्व, और दा से द्विगु समास। ठीक है, अब तक दादा, इसको आप लोग याद रखिएगा, ट्रिक से आप लोग आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चयबोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, जैसे दिन और रात, है ना, दिन और रात, दिन रात। दिन रात में कौन सा समास है? तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बीच में आपका योजक चिन्ह भी आता है, और जब आप लोग उसका समास विग्रह करेंगे तो बीच में और जरूर आएगा। ठीक है, जैसे दिन रात में दिन और रात हो गया, है ना, इस प्रकार से। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अवर का विलोम शब्द कौन सा है? अवर का विलोम शब्द बताना है, अवर का। ठीक है, अवर का विलोम शब्द बताना है। विलोम का अर्थ होता है दोस्तों उल्टा या विपरीत, तो अवर का जो विलोम होगा वो दोस्तों प्रवर होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। विधिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विधिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? उल्टी दिशा, वैदिक, कानूनी, या दोस्तों ज्ञात। ठीक है, विधिक, तो विधिक का जो पर्यायवाची शब्द है ये दोस्तों आपका कानूनी हो जाएगा। ठीक है, कानूनी, वैध, वैधानिक, है ना, अदालती, तरीका, विधान, ये सभी दोस्तों इसके पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। क्लास बहुत ही ज़बरदस्त है, और क्लास के लिए फीडबैक जरूर दें। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, कई बुक से लिए गए हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, और प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है। आप में बहुत ही गंदी आदत है, बहुत ही बुरी आदत लगती है मुझे आप लोगों की, कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा भाई, कोई आपका अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपने जो भी स्कोर है उसको आप लोग बता सकते हैं, आपके क्वेश्चंस कैसे रहे, वीडियो के लिए फीडबैक दे सकते हैं। हमारा जो आपस में बात करने का जो माध्यम है सिर्फ कमेंट बॉक्स है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, मतलब है ना दोस्तों, जुड़ाव हो सकता है हम दोनों के बीच में। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, एक भी कमेंट नहीं करते आप लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 के लिए बताइए, पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पीयूष का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, पीयूष मतलब अमृत, सुधा, अमीय, सोम, है ना, तो अमृत हो जाएगा। पीयूष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से कौन अंक का एक अर्थ नहीं है? अंक का एक अर्थ नहीं है। चिन्ह, भाग्य, गोंद या चंद्रमा।
तो दोस्तों चिन्ह जो होता है ये अंक का अर्थ होता है, भाग्य भी होता है, गोंद भी होता है। ये तीनों दोस्तों आपके अंक के अर्थ हैं, ठीक है, इनको आप लोग याद रखिएगा। लेकिन चंद्रमा जो है ये नहीं होता है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है, क्या होगा, ठीक है। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके तो अविभाज्य होगा, अविभक्त होगा, अखंड होगा या अखंडित होगा, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों हम अविभाज्य कहेंगे। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके वो है अविभाज्य होता है, ठीक है। अविभाज्य संख्या भी पढ़ी होंगी आपने दोस्तों, भाज्य और अविभाज्य, है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। आपकी यात्रा सुखद हो, ये किस प्रकार का वाक्य है। आपकी यात्रा सुखद हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप अच्छे नंबरों से पास हो, ये सभी दोस्तों आपके इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। नीचे लिखे गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। सही शब्द बताना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, बताना है त्योहार हम किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, त्योहार इसी प्रकार से हम लिखते हैं। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य बताना है। अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में है, ठीक है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखे योग्य है, ठीक है दोस्तों, देखने योग्य है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। तो ये तो सब घुमा फिरा के करने वाले सेंटेंस है, आपके तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी ही हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है, सिंपल तरीके से। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सुरेश गीत गा रहा था, गीता नहीं है। वाक्य में काल पूछा है हमसे, सुरेश गीत गा रहा था, ठीक है। था मतलब पीछे की बात हो रही है ना। वाक्य में काल पूछा है, अपूर्ण भूत है, पूर्ण भूत है, सामान्य भूत है या आसन्न भूत है, ठीक है तो इसमें भूत ही, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है दोस्तों, अपूर्ण भूत है इसमें, ठीक है ना, पूरा भूत नहीं है, अपूर्ण भूत है। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। यामा के रचनाकार कौन है। यामा किसकी रचना है। तो दोस्तों यामा जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। बहुवचन पत्रिका के प्रकाशक कौन है। बहुवचन पत्रिका के प्रकाशक कौन है। तो दोस्तों ये आपकी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से इसका प्रकाशन होता है, ठीक है, यही इसके प्रकाशक हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये त्रैमासिक पत्रिका है, इसको आप लोग याद रखें। और महाराष्ट्र से दोस्तों आपकी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय महाराष्ट्र से इसका संपादन होता है। इसके संपादक कौन है। तो दोस्तों इसके संपादक हैं अशोक मिश्र, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अशोक मिश्र, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है, ठीक है। संपादित पत्र का नाम क्या है, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो दोस्तों ये है इनका प्रताप, ठीक है, पत्र का नाम क्या है, प्रताप है, इसको आप लोग याद रखिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। रघुवंशम किसकी कृति है। रघुवंशम किसकी रचना है। तो दोस्तों ये आपकी कालिदास की है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। मृक्ष कटिकम किसकी रचना है। मृक्ष कटिकम किसकी रचना है। तो दोस्तों ये आपकी शूद्रक की है, किसकी है दोस्तों, शूद्रक की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भरत मुनि की रचना कौन सी है। इनमें से भरत मुनि की रचना बतानी है। नाट्यशास्त्र, अध्ययन नगरी, चिंतामणि या गवन। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है दोस्तों, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है। तो दोस्तों ये भरत मुनि की है। इसमें दोस्तों आपके 8 रसों की व्याख्या की गई है, ठीक है। इसमें कितने रस बताए हैं, 8 रस बताए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। हमसे पूछा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। शिवराज भूषण की रचना है। शब्द रसायन देव की रचना है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है ये। और उद्गम शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बताइए इनमें से कौन सा हमारा गलत जोड़ा है।
तो शिवराज भूषण, भूषण की रचना है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही है आपका। शब्द रसायन, ये दोस्तों देव की रचना है, ये भी सही है। परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ये भी ठीक है। लेकिन भारतीय उद्धव शतक, उद्धव शतक जो है ये दोस्तों आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। ये दोस्तों किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है आपकी जगन्नाथ दास रत्नाकर की। ठीक है दोस्तों, किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा, यही हमारा गलत है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, पाली किस धर्म की भाषा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पाली किस धर्म की भाषा है? ठीक है, बौद्ध, जैन, फारसी या यहूदी? तो ये दोस्तों आपकी पाली जो भाषा है ये दोस्तों आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्धों की भाषा थी पाली, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बौद्ध गौतम बुद्ध ने पहला जो उपदेश दिया था अपना वो पाली भाषा में ही दिया था, सारनाथ में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो जितने भी उन्होंने उपदेश दिए सभी पाली भाषा में दिए थे। तो बौद्धों की जो भाषा थी वो दोस्तों पाली थी, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें जैनों की, तो दोस्तों जैनों की जो भाषा थी वो थी आपकी प्राकृत। ठीक है, जैनियों की कौन सी भाषा थी? प्राकृत थी, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? चाणक्य को, कालिदास को, व्यास को या अज्ञे को? ठीक है, तो भारत का जो शेक्सपियर कहा जाता है वो दोस्तों कालिदास को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, महाप्राण कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं या संयुक्त व्यंजन कहते हैं? महाप्राण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में बहुत ज़्यादा श्वास वायु लगती है, महाप्राण कहलाते हैं। अल्पप्राण दोस्तों आपके ऐसे ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में बहुत ही कम वायु लगती है, ठीक है, श्वास वायु लगती है, प्रयुक्त होती है, वही दोस्तों हमारे अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको बताइएगा। दो व्यंजनों जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो दोस्तों उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है? 4 होती है। छ, त्र, ग और दोस्तों सर्मक वाला श्री, ये 4 होती है इनकी संख्या, इनको आप लोग याद रखिएगा। अंतस्थ व्यंजन यरलेव, ये दोस्तों आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यरलेव, इनकी भी संख्या 4 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 और इस वीडियो का लास्ट। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? अनुनासिक वर्ण बताना, अनुनासिक का प्रयोग बताना है। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता हो। ठीक है दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, ठीक है, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, कैसे कहलाते हैं? अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अनुनासिक वर्णों के ऊपर दोस्तों चंद्र बिंदु लगाकर हम उनको लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहचान गए होंगे। तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। ये दोस्तों हमारे दोनों ही शब्द अनुनासिक हैं। ठीक है, इनमें अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, चंद्रबिंदी का प्रयोग होता है। ठीक है, जब हम लिखेंगे उसको तो चंद्रबिंदी के द्वारा लिखेंगे। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। तो ये थे मोस्ट 40 क्वेश्चंस। क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास कैसी रही? धमाकेदार रही क्लास। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, आप लोग बताइएगा क्लास कैसी रही, क्वेश्चंस कैसे रहे। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, आपका स्कोर क्या रहा जल्दी से मेंशन कर दीजिए ईमानदारी के साथ। ठीक है, जितने क्वेश्चंस आपसे बने ईमानदारी के साथ मेंशन कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और प्रयास अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रोजाना 8:30 बजे टाइमिंग होती है क्लास की, तो जरूर जुड़िएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।